बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साहब। सो स्टूडेंट, हमारा जो था वो चैप्टर 1 चल रहा है और चैप्टर 1 का अब तक हम जो है वो 42 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 43। और 43 के अंदर जो है वो हमें डिस्कस करना है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। सो आज हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही इस चैप्टर की हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। और इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या क्या बायोलॉजी ने हमें रूल्स दिए हैं, क्या क्या हेल्प की हैं, वो भी हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले ज़रा हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रही हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? इट मीन दैट डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। देखिए स्टूडेंट, आपको पता है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल के दौर में हमें फेस करना पड़ रहा है वो है जी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी आबादी का बेतहाशा इजाफा। आबादी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें बेशुमार जो है वो मसाइल का सामना है। मीन हमारे पास जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, वो बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन आबादी हमारे पास बहुत ज़्यादा। हमारे पास फूड रिसोर्सेज बड़े कम हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ बहुत कम हैं, जॉब्स बहुत कम हैं। तो इससे मज़ीद क्या पैदा हो रहे हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इस में एक सलूशन जो है वो हमारे पास ये है कि मैक्सिमम क्या की जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए। मीन नई इंडस्ट्रीज़ बनाई जाए, नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए पैदा की जाए, ताकि जितनी आबादी पैदा हो उतनी आबादी के लिए हमारे पास पहले से उनके लिए क्या हो, इंडस्ट्रीज़ हों जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी उनको दें और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो सके, बेहतर हो सके। तो इस तरह इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। तो फ़ायदा किस तरह इंडस्ट्रीज़ हमें देती हैं? नंबर 1 कि जी जॉब अपॉर्चुनिटी देती हैं। जब जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो डेफिनेटली लोग वहां पे काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बेहतर होगा। लेकिन एक यहां पे हमें प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता। अब वो प्रॉब्लम क्या है? डेफिनेटली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। जब आप जो है वहां पे इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज से पहले वहां पे जो एरिया होगा, माइट भी पॉसिबल वहां पे कोई नेचुरल इन्वायरमेंट हो, आप उसे कन्वर्ट कर दें इनटू आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। मिसाल के तौर पे हो सकता है वहां पे फॉरेस्ट हो, या हो सकता है वहां पे पहले कभी क्रॉपिंग वगैरह होती हो, तो आप उसे क्या कर दें, उस लैंड को क्लियर करवा के वहां पे क्या डेवलप कर दें, इंडस्ट्रीज डेवलप कर दें। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि वो जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट था, फॉरेस्ट वगैरह, वो आपने क्लियर कर दिए। जब आपने क्लियर कर दिए, वहां पे इंडस्ट्री डेवलप कर दी, तो एक सेंस में तो आपने लोगों को फायदा दे दिया, लेकिन एनवायरनमेंट को आपने नुकसान दे दिया। क्योंकि जब आपने वहां से फॉरेस्ट क्लीन किए तो फॉरेस्ट के खत्म होने पर वहां का एनवायरनमेंट जो है, क्लाइमेट, उसमें अच्छा खासा क्या आएगा, चेंज आएगा। और साथ ही साथ इस फॉरेस्ट के खत्म होने पर उस फॉरेस्ट में बेशुमार वैरायटी के क्या रह रहे थे, ऑर्गेनिज्म रह रहे थे। उनकी बायोडाइवर्सिटी में भी अच्छा खासा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जब बायोडाइवर्सिटी में भी अच्छा खासा चेंज आ जाएगा तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि बेशुमार ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो वहां पे क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनका नेचुरल हैबिटेट क्या कर दिया है, डिस्ट्रक्ट कर दिया है। या ऐसा हो सकता है कि वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है, देन दे विल स्टार्ट टू माइग्रेट। जब वो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे या एक्सटिंक्ट होना शुरू कर देंगे तो एक जगह की बायोडाइवर्सिटी में अच्छी खासी क्या आ गई हैं जी, चेंजेस आ गई हैं, खराबी आ गई है। इसलिए जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सेंस में हमें फायदा दे रही है तो दूसरी सेंस में हमें वो नुकसान भी दे रही है। तो इस तरह जो है वो हमें नुकसान भी है। तो आइए जरा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखते हैं। नंबर 1, इंडस्ट्रीज वेस्ट इंजेक्टेड बाय द इंडस्ट्रीज इनटू द एनवायरमेंट। अब दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डेफिनेटली जब इंडस्ट्रीज वहां पे लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, तो उन फैक्ट्रीज ने काम करना है, उनकी चिमनीज में से क्या निकलेगा जी, अच्छा खासा वेस्ट निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। अब जब वो स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, तो उस धुएं में अच्छे खासे क्या होंगे, ऑक्साइड्स होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड, और डिफरेंट जो है वो क्या हो सकते हैं, वो टॉक्सिक जो है वो गैसेस वगैरह हो सकती हैं, जो कि इन्वायरमेंट को, एयर को क्या करेंगे, नुकसान देंगी। तो एयर पोल्यूशन अच्छी खासी जनरेट होगी। इसके अलावा उन्होंने अच्छा खासा मटेरियल जो है वो डिस्पोज करना है, जो डायरेक्टली इमिट कर दिया जाएगा इनटू एक्वेटिक इन्वायरमेंट या इनटू जो है वो एरियल इन्वायरमेंट, मीन इन एयर। तो उससे भी अच्छी खासी क्या होगी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। अगर वो पानी में डाल देते हैं तो माइट भी पॉसिबल सॉलिड फॉर्म में हो,
या लिक्विड फॉर्म में हो, और अगर जो वेस्ट है वो गैसियस फॉर्म में, तो डेफिनेटली वो कहाँ पे जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा, एयर में, तो एयर पोल्यूशन अच्छी खासी जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी। सो ये क्या करते हैं, इंडस्ट्री जब वेस्ट पैदा करती है तो वो वेस्ट सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है, जो इन्वायरमेंट में प्रॉपर ऐड किया जाता है बाय द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो इससे क्या होता है, ये जो अच्छा खासा जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं वेस्ट, इसमें अच्छे खासे ऐसे भी सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, अच्छे खासे टॉक्सिक हो सकते हैं, और वो टॉक्सिक भी किस तरह होंगे, कार्सिनोजेनिक होंगे। कार्सिनोजेनिक स्टैंड्स फॉर कैंसर काजिंग, यानी इनमें बेशुमार केमिकल ऐसे होंगे जो आपकी बॉडी में क्या काज कर सकते हैं, कैंसर काज कर सकते हैं। इससे अच्छी खासी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह इंडस्ट्रीज फायदे के साथ साथ हमें क्या कर रही हैं, नुकसान भी दे रही हैं। अब हैवी मेटल लाइक लेड वगैरह फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ये जो गाड़ियां वगैरह हम चलाते जब इनमें पेट्रोल को बर्न किया जाता है तो उसमें से लेड के कंपाउंड निकलते हैं। अब लेड के कंपाउंड बाय नेचर क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन अच्छी खासी पैदा होगी। साथ ही साथ जो टैनरीज होती है, यानी चमड़े की फैक्ट्रियां, वहां पे जब चमड़े को जो है वो रंग किया जाता है या उसको ड्राई किया जाता है या उसको हार्ड किया जाता है, तो उस वक्त वहां से क्या निकलते हैं, क्रोमियम के कंपाउंड निकलते हैं। अब ये लेड और क्रोमियम दोनों अच्छे खासे क्या है, नुकसानदेह, ये हमारी हेल्थ को अच्छा खासा क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, और अच्छी खासी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जनरेट करते हैं। अभी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये इन इंडस्ट्रीज की वजह से इस हद तक पहुंच गई है कि ये बिल्कुल एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा जो है वो हमारी हेल्थ को क्या है, नुकसान है। सो क्या किया जाएगा, यहां पे हमारे पास अगर इसी तरह अगर ये बढ़ती रही पोल्यूशन, तो उससे ये होगा कि ये जो प्लेनेट है आपके पास, इसमें कभी भी मजीद लाइफ सपोर्ट नहीं हो सकती, ये लाइफ को कभी भी मजीद सपोर्ट नहीं करेगा। सो रोल ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करते हैं, यानी कि अब हमें मालूम पड़ गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से फ़ायदा है, लेकिन साथ ये भी पता चला उससे नुकसान भी है। और नुकसान क्या है, हमारी एयर को अच्छा खासा पोल्यूट किया जा रहा है, हमारे वाटर को जो है वो अच्छा खासा पोल्यूट किया जा रहा है, अच्छी खासी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जनरेट हो रही है, जिसका आज आके नुकसान किसको है, डेफिनेटली आपकी लाइफ को नुकसान है। कि देखें ना, अनहेल्थी एयर जब आप इनहेल करेंगे तो आपके लंग्स को डैमेज करेगी, आप में अच्छी खासी लंग्स के इन्फेक्शन जनरेट होंगे। या सपोज कर लीजिए आप जो है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ऐसे एनिमल यूज़ कर रहे हैं जो इक्वेटिक लाइफ से बिलोंग करते हैं, यानी आप फिशेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं और इक्वेटिक लाइफ पहले ही कॉन्टेमिनेटेड है, जो कि मटेरियल इंजेक्ट किया था इंडस्ट्रीज़ वगैरह ने, जो डिस्पोज किया था उसके अंदर, वो वाली फिशेज हम यूज़ करना शुरू कर देते, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ को भी अच्छा खासा क्या होगा, नुकसान होगा। आपने कहा इंडस्ट्रीज से कार्सिनोजेनिक मटेरियल आ रहे हैं तो वो कैंसर काजिंग करें, तो अगर आप गौर करें तो ये जो हम बात करते हैं कि जी अगर आप अनहेल्थी एयर को इनहेल करोगे तो आपको लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगा, लेड के कंपाउंड जो हैं या क्रोमियम के कंपाउंड जो हैं ये कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर काज करेंगे, तो ये सारी बातें किसने बताई, बायोलॉजी ने बताई। इसका मतलब बायोलॉजी ने आपके अंदर अवेयरनेस जनरेट करना शुरू कर दी कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं इसका आज आके फाइनली नुकसान आपकी हेल्थ को है, क्योंकि बायोलॉजी का कंसर्न क्या है, सर्वाइवल ऑफ लाइफ के ऊपर, फंक्शंस ऑफ लाइफ के ऊपर। तो लाइफ को जितनी भी चीज़ें नुकसान देंगी उन सब का जो है वो बताना किसका फर्ज है, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का जो सबसे बड़ा रोल है वो यही है कि वो हमें बता रही है कि भाई पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट को अच्छा खासा क्या करती जा रही है, कॉन्टामिनेट करती जा रही है, जिसका आज आके नुकसान जो होगा वो हमारी हेल्थ को होगा। सो रोल ऑफ बायोलॉजी में क्या है, helped mankind in attracting attention to this problem। तो इस प्रॉब्लम पे हमारी क्या करवाई जा रही है, तवज्जो दिलवाई जा रही है कि भाई एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होता जा रहा है और उससे अच्छे खासे नुकसान जो है वो हमको ही क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू सेट दिस एनवायरनमेंट राइट। और इस चक्कर में बायोलॉजिस्ट ही आज आके कोशिश कर रहे हैं कि जी इस एनवायरनमेंट को जो है वो हम खराब होने से बचाएं। आपको याद होगा जब हमने एक लेक्चर पढ़ा था बायोलॉजिकल सर्विसेज फॉर मैनकाइंड, तो बायोलॉजिकल सर्विस फॉर मैनकाइंड के अंदर आपने पढ़ा था, वहां पे हमने कहा था एक जो हमारे क्रॉप्स वगैरह को डैमेज करने वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, आपको याद होगा हमने एक लेक्चर पढ़ा था जिसका नाम था बायोलॉजिकल सर्विसेज फॉर मैनकाइंड। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि हमारे जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनको डैमेज करने वाले जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं या जो फंजी वगैरह है, उसको मारने के लिए बायोलॉजी ने फंजीसाइड इंट्रोड्यूस करवाए, पेस्टिसाइड्स
जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए और साथ ही साथ जो थे वो इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस करवाए। तो हमने कहा जी हम उनको यूज़ करते थे, उनको किल कर देते थे, जिसके पैदावार में क्या होता था, इजाफा होता था। अब इस तरह से तो फ़ायदा है, लेकिन बाद में हमने ये भी कहा कि इन्हीं चीज़ों को जब हम इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ करते हैं तो अच्छा खासा इन्वायरमेंट हमारे पास क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, क्योंकि यही चीज़ें जो उनकी लाइफ को डैमेज कर रही हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को भी क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती हैं। सो फिर क्या किया गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल का क्या किया गया, एक नया प्रोसेस जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि क्या था, पोल्यूशन फ्री था। तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कम करने में और एनवायरनमेंट को ठीक करने में बायोलॉजी का और बायोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि जी बायोलॉजी ने इसमें बहुत ज़्यादा क्या किया, रोल किया, और बायोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को क्या किया जाए जी, ठीक किया जाए। और बार बार बायोलॉजिस्ट जो है वो इस बात पे हमारी तवज्जो दिलवा रहे हैं कि ये जो आप इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकाल रहे हैं, जो आप एयर में एमिट कर रहे हैं या डायरेक्ट जो है वो डिस्पोज कर रहे हैं इनटू द एक्वेटिक लाइफ, कोशिश करें उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको एक्सपोज किया जाए, ताकि वो टॉक्सिक जो है वो बहुत ज़्यादा लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाए, ताकि किसी की लाइफ को जो है वो नुकसान ना हो सके। और इसके लिए कुछ मेथड्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए और कुछ मेथड जो है वो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मिसाल के तौर पे बायो रिमीडिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब व्हाट इज बायो रिमीडिएशन? बायो रिमीडिएशन mean removal or degradation of environmental pollutants or toxic substances by the living organism। अगर आपको याद होगा, आपने जो पढ़ा था बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसमें आपने कहा था कि आप कंट्रोल करते हो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाय द यूज ऑफ एन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक लिविंग को यूज करके दूसरा लिविंग कंट्रोल कर लेना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। लेकिन यहां अगर आप देखिए तो क्या कह रहे हो, रिमूवल आर डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बाय द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनवायरमेंट के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो पोल्यूटेंट्स हैं, उन पोल्यूटेंट्स को आपने कंट्रोल करना है बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसे हम क्या बोलते हैं, बायो रिमीडिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ अल्जी और कुछ फंजी की टाइप्स ऐसी डिस्कवर होगी, अगर आप उनको एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो लगा दीजिए तो वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की सराउंडिंग में से ये जो हैवी मेटल्स वगैरह होती हैं और ये जो पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, इनको अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये सराउंडिंग से पोल्यूटेंट्स को अब्सॉर्ब करेंगे तो डेफिनेटली हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेंट से क्या हो जाएगा, पाक। तो हमें फायदा हो गया कि हमें एक हेल्थी एयर क्या होगी, रिसीव होगी। ये क्या करते हैं, उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब ये बाय नेचर क्या है, लिविंग, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायो अब्सॉर्प्शन। तो इस तरह बायो अब्सॉर्प्शन के नतीजे में ये अल्जी और फंजाई जो क्या करती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करते रहते हैं, पोल्यूटेंट को अब्सॉर्ब करते रहते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। अब देखिए ये भी जो रूल है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये बायोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करवाया। और इसमें आप यूज भी किसको कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो टू कंट्रोल पोल्यूटेंट्स। सो शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायो रिमीडिएशन। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करना, जैसे एफिड को आपने कंट्रोल किया था विद द हेल्प ऑफ वैस्प, जबकि पोल्यूटेंट्स को आपने क्या करना है जी, कंट्रोल करना है बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अल्जी को और कुछ फंजी की टाइप्स हैं वो आप यूज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, ताकि क्या किया जाए, पोल्यूशन वगैरह को अब्सॉर्ब कर लिया जाए, पोल्यूटेंट्स को क्या कर लिया जाए, अब्सॉर्ब कर लिया जाए। सो एंडेंजर स्पीशीज क्या होते हैं, डेफिनेटली हमने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप क्या करते हैं जी, फॉरेस्ट वगैरह को क्लीन करते जा रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप करते जा रहे हैं। जब आप इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे वहाँ से फॉरेस्ट वगैरह को ख़त्म करके, तो उस फॉरेस्ट में बेशुमार बायोडाइवर्सिटी जो थी वो रह रही थी, यानी बेशुमार वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और बेशुमार वैरायटी के प्लांट्स थे। अब जब आपने उनको एलिमिनेट कर दिया तो डेफिनेटली प्लांट्स की बेशुमार स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी, एनिमल की स्पीशीज एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी, और दे विल बिकम वेरी क्लोज टू एक्सटिंक्ट, या वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। सो ऐसी स्पीशीज जो बिल्कुल ही खत्म हो जाए उन्हें तो आप बोलते हैं एक्सटिंक्ट, और ऐसी स्पीशीज विच आर वेरी क्लोज टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर बाय फ्यूचर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर। तो हमारे पास इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से नुकसान ये भी होगा कि स्पीशीज जो हैं दे विल स्टार्ट टू बिकम एक्सटिंक्ट आर they will start to become endangered. So plants and animal which if not protected would soon be extinct. तो ऐसे एनिमल और ऐसे प्लांट जिन पे अगर आपने फोकस ना किया तो वो बहुत जल्द क्या हो जाएंगे, एनवायरनमेंट से खत्म हो जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर स्पीशीज। तो अच्छी खासी स्पीशीज हमारे पास क्या हो चुकी हैं, इंडेंजर हो चुकी हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को क्या करते जा रहे हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं। सो इन पे भी बायोलॉजिस्ट ने ही फोकस करवाया कि भाई
इन जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को आप ख़राब कर रहे हैं इनको कंजर्व करें, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाके डिफरेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हमारा जो है वो क्या बनता है, रिलेशन बनता है। तो बायोडाइवर्सिटी को सेव करना ये भी काम जो है वो किसने करवाया, बायोलॉजिस्ट ने फोकस करवाया। नेक्स्ट जी नेशनल प्रॉब्लम। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में जो है वो हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन अच्छी खासी क्या बन चुकी है, एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है। हमारे जो रिवर्स हैं, हमारे जो कैनाल्स हैं, ये अच्छे खासे प्लूट हो चुके हैं। अब प्लूट कैसे हुए, डेफिनेटली इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। इंडस्ट्रियल वेस्ट लगातार जो है वो इजेक्ट किया जा रहा है और वो जो है वो डायरेक्ट जो है वो डाल दिया जाता है इनटू रिवर्स, इनटू पॉन्ड्स, जिससे अच्छे खासे वो क्या हो चुके हैं, प्लूट हो चुके हैं, कॉन्टेमिनेट हो चुके हैं। अब जब आपके पास रिवर कैनाल जो है वो अच्छे खासे जो है वो प्लूट हो चुके हैं तो उनका नुकसान किसको होगा, फ्रेश वाटर की लाइफ को। डेफिनेटली वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो फिशेस वगैरह हैं, वो अच्छे खासे इस जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको रिसीव करके उनकी लाइफ को जो है वो अच्छा खासा थ्रेट है, वो उनकी तादाद दिन ब दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके अलावा जो हम ऑटोमोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जब वहाँ पे पेट्रोल बर्न होता है तो उनसे अच्छे खासे लेड के कंपाउंड भी एटमॉस्फेयर में क्या किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है जी, अच्छा खासा हमारी बॉडी को एक जो है वो डैमेजिंग इफेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि जो लेड के कंपाउंड होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो ये कैंसर काजिंग हो गए। इसलिए हमारे लिए ज़रूरत है हम कोई ऐसा पेट्रोल यूज़ करें जिसमें जो है वो लेड वगैरह ना हो, ताकि लेड के कंपाउंड जनरेट ना हो। तो स्टूडेंट इस तरह आपका ये जो लास्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव जो है फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज डैश इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। तो आपको याद होगा इसे आपने इकोलॉजी पढ़ा था या एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ा था, इकोलॉजी या environmental biology. So the next one is the study of the organism living in fresh water bodies like river, lakes and ponds etc called as, तो इसे आपने fresh water biology कहा था, fresh water biology. So the next one is dash is the branch of the biology which deal with the study of social behavior and communal life of the human being. तो उसे आप सोशल बायोलॉजी कहते थे, बायोलॉजी। सो द नेक्स्ट वन इज इन द डैश बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99%। तो ह्यूमन बॉडी है जी, ह्यूमन बॉडी में 16 एलिमेंट्स थे, जिनमें से 6 एलिमेंट जो है वो कितना बना रहे हैं, आपकी बॉडी का 99% बना रहे हैं। नेक्स्ट वन, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड। अब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बात हो रही है, इसलिए यहां पे आएगा एटम, और अगर सिर्फ लिविंग की बात हो रही होती तो फिर आप सेल बोलते, तो एटम आएगा जी। नेक्स्ट, वेरियस ऑर्गन इन प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो याद रखिएगा हमेशा एक क्या बनता है, कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। तो यहां पे आपके पास आना है एक कंप्लीट इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, a dash is a group of organism of same species located in the same place at the same time। तो group of same जो species होता है उसे हमेशा हम क्या बोलते हैं, population बोलते हैं। तो यहाँ population आना है जी, और अगर different species आ जाता तो फिर क्या होता, community होता। next जी, a dash is based upon observation। तो याद रखिएगा observation की बेस पे हमेशा hypothesis develop की जाती है, hypothesis। नेक्स्ट जी 9, a hypothesis is a result of deductive reasoning or it can be consequences of inductive reasoning। तो यहां ये डिडक्टिव से आता है, यहां हाइपोथेसिस इंडक्टिव रीजनिंग से आती है। तो दो मेथड हमने बायोलॉजिकल मेथड में पढ़े थे। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द बायोलॉजिकल मेथड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको दिए गए। द फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, ला। तो हाइपोथेसिस के फौरन बाद जो है वो ला नहीं बनता, ला तो आपके पास लास्ट स्टेज थी, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की डिडक्शन, डिडक्शन से टेस्टिंग। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हो, फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हो, हाइपोथेसिस से फिर आप डिडक्शन बनाते हो, और डिडक्शन को फिर आप टेस्ट करते हो। तो ये ठीक है, लेकिन आगे भी देखते हैं। हाइपोथेसिस तो डायरेक्ट हाइपोथेसिस पहले नहीं होती, पहले ऑब्जर्वेशन होती है। ला थ्योरी ये भी बिल्कुल गलत
तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनती है विच इज़ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो अगर आपको ड्रग ट्रीटमेंट याद हो तो वहाँ हमने बात की थी कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ करते थे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। सो एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन नहीं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जी बिल्कुल यही वाला मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट है जी थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। तो कौन सी जो है वो वायरल डिजीज नहीं है वो हमें बतानी है। कॉफपॉक्स वायरल डिजीज है, मम्प्स वायरल डिजीज है, टेटनस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है जी, और स्मॉल पॉक्स ये भी हमारे पास क्या होती है, वायरल डिजीज होती है। सो नेक्स्ट वन फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्लोनिंग। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था सेकंड लास्ट, उससे के बारे में है जी, रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट बाय अनदर न्यूक्लियस ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, सेपरेशन ऑफ द सेल ऑफ द एम्ब्रियो टू फॉर्म मोर एम्ब्रियो, द इंडिविजुअल रिजल्टिंग हैव सिमिलर जेनेटिक मेकअप, रिमूवल ऑफ द पीस ऑफ द डीएनए और जीन फ्रॉम द सेल्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग अनदर जीन। तो ये वाला काम नहीं होता जी, डीएनए हम सेपरेट नहीं करते, पूरा न्यूक्लियस सेपरेट करते थे। तो पहले वाला पॉइंट भी ठीक था कि हम क्या करते हैं जी, एक न्यूक्लियस जो है वो चेंज कर देते हैं जाइगोट का और एक नए इंडिविजुअल का न्यूक्लियस डालते हैं, बिल्कुल ठीक था। सेपरेशन ऑफ द सेल ऑफ द एम्ब्रियो टू फॉर्म मोर एम्ब्रियो जी बिल्कुल ये भी होता है जब आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। द इंडिविजुअल रिजल्ट हैविंग सिमिलर जेनेटिक मेकअप ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो आपके पास क्लोनिंग में मेंबर बनते हैं वो हमेशा जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो था वो लेक्चर 43 कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।